चलिए साथियों, जून 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, कॉमर्स की एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये आपके सामने है। अनुसंधानकर्ता का कौन सा पहलू किसी अध्ययन के प्रतिभागियों पर मनोसामाजिक प्रभाव डालता है। अब देखो क्या होता है, क्वेश्चन एकदम सरल है। और ये क्वेश्चन कौन सा है, अगर मैं आपको ये बतला दूं, आपने कर लिया होगा। तो एक क्वेश्चन कहां से आया है, आपको यहां पर मैं कॉमर्स ये वाला पेपर तो करवा रहा हूं ना। हाँ, ये वाला नहीं, रुको एक सेकंड, मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला पेपर कौन सा है। ये वाला पेपर है, ये आपको मैं बता दूं, ये 13 जून 2023 को एग्जाम लगी है, कॉमर्स की एग्जाम लगी है, ये उसका पेपर है। ताकि आपको ये चीज कंफर्म हो जाए कि डॉक्टर लॉकेश वाली जो भी पढ़ाता है वही चीज पढ़ाता है जो ऑथेंटिक होती है। ये कॉमर्स का पेपर है, ये ओरिजिनल पेपर इसी तरीके का आता है। यहां पर अगर हम देखेंगे, अभी तो नीचे इसमें चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, रुको एक सेकंड, रिसर्च के क्वेश्चन आएंगे। ये टीचिंग एप्टीट्यूड आ गई है, यहां पर ये टीचिंग एप्टीट्यूड चल रही है। ये मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन करवाए थे। आजा भाई आजा, समय खराब मत कर, बहुत पढ़ाना है, बहुत पढ़ना है हमको। ये रहा, ये क्वेश्चन है जो आपके सामने मैं लेकर आया हूं। अनुसंधानकर्ता का कौन सा पहलू किसी अध्ययन के प्रतिभागियों पर मनोसामाजिक प्रभाव डाल सकता है। ये वाला क्वेश्चन है जो आपके लिए कौन से एग्जाम में आया है। ये आया है साथियों, कॉमर्स की एग्जाम जो 13 जून 2023 को लगी थी। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक की पारी में ये क्वेश्चन आया है। तो ये है साथियों क्वेश्चन जो हमारे सामने है। इसको, ये ना बहुत सरल है, इसमें कठिन नहीं है सवाल। बस आपको लैंग्वेज के आधार पर आपको यहां पर बरगला दिया गया है, यानी आपको भ्रमित कर दिया गया है। देखो मैं आपको एक ही चीज बताता हूं, अगर आपने क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ लिया ना, तो आंसर आपका बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। आइए थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। देखो सबसे पहले क्या है कि अनुसंधानकर्ता यानी शोधकर्ता, रिसर्चर का कौन सा पहलू, यानी कौन, पहलू का मतलब होता है पक्ष, कौन सा पहलू किसी अध्ययन के, यानी कोई पर्टिकुलर अध्ययन कर रहा हो तो उसके एप्लीकेंट पर मनोसामाजिक प्रभाव डालता है, यानी साइकोलॉजिकल इंपैक्ट की जो बात करता है वो डालता है। आइए, क्या ये मनोवैज्ञानिक इंपैक्ट आपके आयु के आधार पर हो सकता है? नहीं। नस्ल के आधार पर हो सकता है? नहीं। लिंग के आधार पर हो सकता है? नहीं। अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड के आधार पर हो सकता है। मान लो आप एक शोधकर्ता हो और आपके साथ एक दूसरा एप्लीकेंट भी है। अगर आप उसको एटीट्यूड दिखाओगे कोई हर काम में, ऐसे देखोगे उसकी तरफ, एटीट्यूड दिखाओगे, सही तरीके से जानकारी पास नहीं करोगे, तो ये साथियों उसके ऊपर क्या पड़ता है, मनोसामाजिक प्रभाव डालती हैं चीजें। जबकि लिंग, नस्ल और आयु का कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके अधिगम पर, आपके रिसर्च पर। 60 साल का व्यक्ति भी रिसर्च करता है, 80 साल का व्यक्ति भी रिसर्च करता है, तो साथियों 20 साल 12 साल का व्यक्ति भी रिसर्च करता है। स्त्री पुरुष, आप थर्ड जेंडर, कोई भी जेंडर से संबंधित हो, आप साथियों काले रंग, गोला रंग, कोई भी नस्ल हो आपकी, आप साथियों क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। देखो यार, ये क्वेश्चन ना कॉमन सेंस का था। अगर आप इस शब्द को नहीं भी समझते ना, तब भी कॉमन सेंस का था कि भाई अगर कोई आदमी पढ़ता है, रिसर्च करता है, तो आयु का कोई मतलब नहीं है, लिंग, यस, ये तो एक ही पहलू के चट्टे बट्टे हैं। डायरेक्ट ही नीचे वाले पर नजर आपकी जानी चाहिए थी। अब ईमानदारी से बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये आंसर सही किया है, बताइए। देखो, डॉक्टर लॉकेश वाली की क्लास में अपना प्रोफेसर पर एक क्वालिटी एजुकेशन करवाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप तरीके से। पहले आपको कम लेवल के क्वेश्चन और धीरे धीरे आपका ग्राफ को आगे बढ़ाया जाता है। सही, वेरी गुड। जिन जिन दोस्तों का सही था वो बहुत अच्छी स्थिति में इस समय साथियों चल रहे हैं। देखो क्या है, मैं इस क्लास में आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि ये
क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। मैं ये सिखाऊंगा कि अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ गया जो इतना सरल है लेकिन शब्दों के आधार पर किस प्रकार से आपको भ्रमित कर रहा है, आपको उनके साथ किस तरीके से डील करना है। हमको पहलुओं क्वेश्चनों के आधार पर काट काट कर करना है। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको मल्टीपल ऑप्शनों के क्वेश्चनों को काटना सिखाया था कि भाई 2 क्वेश्चन ऑप्शन काट दिए, 2 बचे, 2 में से ऐसे करने हैं। लेकिन आज जो मैं अलग प्रकार के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिसमें आपको सिंगल ऑप्शन मिलेगा लेकिन इतना जटिल क्वेश्चन मिलेगा सरल क्वेश्चन की फॉर्म में, ये साथियों आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि इतना जो सरल क्वेश्चन होता है ना वो ट्रैप होता है आपके लिए। जितना सरल क्वेश्चन होता है उतना ही ट्रैप होता है। उनको आपको लगता है कि इसमें आयु सही है, नस्ल सही है, लिंग सही है, जबकि आंसर कोई और ही सही होता है। ज्यादा क्वेश्चन सरल भी क्या साथियों ट्रैप का काम यहां पर करते हैं। ओके, एक बार यूजीसी नेट रिसर्च लिख दो एक बार कमेंट में, यूजीसी नेट रिसर्च कमेंट में लिख दो एक बार, यूजीसी नेट रिसर्च लिख दीजिए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप एक बार पढ़ो। हिंदी और इंग्लिश दोनों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, थोड़ा सावधानी के साथ पढ़ो। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, एक बार पढ़ लीजिए ढंग से और फिर इस क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग। पढ़ लिया? वेरी गुड। आइए देखते हैं क्या आंसर इसका सही हो सकता है। चलिए ध्यान से पढ़ें। देखो क्या लिख रहा है कि जब एक अनुसंधानकर्ता यानी रिसर्चर का चरों पर नियंत्रण नहीं होता, चरों का मतलब होता पहलू, जब कोई अनुसंधानकर्ता का किसी चर पर नियंत्रण नहीं होता तो वह केवल यह बता सकता है कि क्या हो चुका है अथवा क्या हो रहा है। ऐसा अनुसंधान क्या कहलाता है? मैंने आपको इतनी बार समझाया था, यानी कि अनुसंधानकर्ता का घटना पर कोई हाथ नहीं है, वो उसकी अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है, लेकिन वो बाद में बता सकता है कि क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। हिंट दे दिया मैंने। देखो ये सवाल मैंने आपको कितनी बार समझाया। मैंने आपको नैदानिक अनुसंधान समझा दिया, मैंने आपको कार्य उत्तर संविधान अनुसंधान समझाया था साथियों, समझाया था ना? आंसर दो। और जितने भी मेरे प्रिय चेले, शिष्य, मित्र, बंधु, सखा, आपको मैंने अच्छे सारे लोग कमेंट्स करो कि ये मैंने सर आपने बहुत शानदार तरीके से समझाया था। देखो यही क्वेश्चन लौट कर आ गया है लेकिन तरीका अलग है। मैंने आपसे कितनी बार कहा किसी घटना के घटने के पश्चात अगर कोई रिसर्च किया जाता है उसको कार्य उत्तर शोध कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है, जैसे आपने देखा कि बहुत ज्यादा आजकल रेल दुर्घटना बढ़ रही हैं,
अगर रेल दुर्घटना हो गई, ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हो हमारे देश में, क्या पूरे विश्व में कभी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं एक चीजों को समझाने के लिए आपसे कह रहा हूं। हाँ, ट्रेन वाला एग्जाम्पल गीता ने सही कहा कि अगर मान लो रेल दुर्घटना हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले हुई थी, थोड़ी देर पहले, अब उसके बाद ये जानना कि क्यों हुई, कारण क्या रहा और आगे हम क्या कर सकते हैं इसके सुधार के लिए, बस यही तो कहा है। उसके रेल दुर्घटना उसके नियंत्रण में नहीं है भाई, हो गई, लेकिन वो बता सकता है कि क्या हो चुका है और आगे क्या करना है। इस प्रकार के शोध को क्या कहते हैं? कार्य उत्तर शोध कहते हैं। और मैंने प्रत्येक व्यक्ति को कार्य उत्तर शोध बहुत शानदार तरीके से समझाया था, उदाहरण भी आप लोगों को याद है। पक्का? कमेंट्स लिखिए सबके सब। जैसे कोविड का उदाहरण लेकर भी बताया था, बिल्कुल 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 अंजना सही कह रही है बेटा आप। कितने लोगों का सही था एक बार बताइए, बताइए बताइए कितने लोगों को सही हुआ है। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका मतलब है आप लोगों का लेवल अब मैच करने लगा है। और यकीन मानिए एग्जाम तक मैं आपको हर चीज में लेवल पर ले आऊंगा। जिन लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ है वो अपने मन में विश्वास कर लीजिए कि अब आप लोगों का लेवल एग्जाम से मैच करने लगा है। अब एग्जाम से आप लोगों का लेवल मैच करने लगा है। खान साहब कह रहे हैं कि काश आप पहले मिल जाते गुरुजी। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पेपर दिखाया था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए ये है क्वेश्चन संख्या, ये क्वेश्चन संख्या ये है। इसलिए मैं कभी भी जब भी मैं पीवाईक्यूज करवाता हूं आपको इस प्रकार के फॉर्मेट में दिखाता हूं ताकि ये प्रूफ हो जाए कि हम पीवाईक्यूज ही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और ध्यान से करिए, मैं समझा दूंगा, कोई समस्या नहीं है। और दोनों जगह मैंने एक ही क्वेश्चन लगा दिया क्या? ये करिए, थोड़ा जूम है इसमें, ये जूम कर दिया मैंने थोड़ा सा, ये है, ये करिए आप। पहले आप समय लेकर पढ़ो। देखो अब हमारा अंतिम चरण चल रहा है, एग्जाम का समय है, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करनी। मैं बिल्कुल बोर्ड के सामने से हट चुका हूं। कुछ किया किया, कुछ पढ़ा? डीब्रीफिंग का मतलब क्या है? ये अंग्रेजी का शब्द है। सोचो 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 और सोचो। भाई साहब गर्दा उड़ा दिया तुम तो यार।
चलिए अब इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। मैं आपको देख लेता हूं आपने क्या क्या आंसर इसमें दे दिया है। किसी ने 2 दिया है, किसी ने 1 दिया है। सर ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं दिख रहा है। बेटा ऐसा भी है क्या? अरे बेटा इसमें ये है ऑप्शन नंबर 4 में 4 है यार। इसमें ये है, इसमें नया क्या है? इसमें कुछ नहीं है, अब दिख गया पूरा। देखो कथन है, एक कथन ये रहा और एक कथन ये रहा। देखो इसको ध्यान से पढ़ने की आपको जरूरत है। एक है साथियों, ब्रीफिंग का नाम सुना है आपने? ब्रीफिंग, आप में से कितने लोग ब्रीफिंग का नाम जानते हैं? ब्रीफिंग, ब्रीफिंग सुना है आपने? अंग्रेजी का शब्द है ब्रीफिंग, इंग्लिश का। अच्छा मैं अगर आपको ब्रीफिंग का अर्थ बता दूंगा तो कर दोगे क्वेश्चन? बार बार आप पूछ रहे हो कि सर डी ब्रीफिंग का नाम बता दो, क्या आप क्वेश्चन कर दोगे? देखो एग्जामिनर आपके सामने यही तो उलझुल मामला हो रहा है, सब पूरा सारा काम सारा गेम यही तो हो रहा है कि शब्दों को इस तरीके से दिया जा रहा है। देखो ऐसा होता है कि कोई भी अगर कोई संस्था होती है, जैसे कोई संस्था है, इधर देखो हिंदी में समझाता हूं। ये कोई संस्था है, ये मान लो अपना प्रोफेसर है। अपना प्रोफेसर क्या है? एक संस्था है और मैं कौन हूं? अपना प्रोफेसर का फाउंडर हूं। मैं कौन हूं? मैं अपना प्रोफेसर का फाउंडर हूं। अब मान लो मेरे यहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। कोई वीडियो एडिटिंग का काम करता है, कोई थंब बनाता है, कोई आपकी क्लासेज बनाता है और कोई साथियों पढ़ाता है। चलो पढ़ाने वालों को हटा लेते हैं, ये तो साथी हैं, काम नहीं करते अपने साथ, ठीक है। तो हमारे साथ काम करते हैं, कोई वीडियो एडिटर है, कोई थंब बनाता है, कोई क्या करता है। मैं क्या करता हूं, शाम को टाइम रोज, मैं शाम के टाइम रोज, मान लो मैं शाम के टाइम रोज इनकी मीटिंग ले लूं और ये पूछूं कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या क्या किया और आगे क्या क्या करेंगे। इसी चीज को कहते हैं ब्रीफिंग। क्या कहते हैं? ब्रीफिंग, यानी किसी चीज का विवरण लेना ब्रीफिंग कहलाता है। डी ब्रीफिंग, ब्रीफिंग एक ही चीज है। अब आप समझ गए डी ब्रीफिंग का मतलब? किसी चीज का विवरण लेना डी ब्रीफिंग कहलाता है। जैसे अभी मेरे जितने भी यहां पर काम करते हैं, जैसे कॉल सेंटर वाले लोग काम करते हैं, कॉलिंग वाले लोग, इसके अलावा एडिटिंग वाले लोग काम करते हैं, थंब वाले लोग काम करते हैं, वो क्या करते हैं? वो ब्रीफिंग में शामिल होते हैं। पक्का? सभी एजुकेटर्स की आप मीटिंग लेते हो तो ब्रीफिंग के, मैं एजुकेटर्स की मीटिंग नहीं लेता हूं क्योंकि एजुकेटर मेरे साथी हैं, मतलब मेरे समकक्ष हैं। जो हमारे, मैं मीटिंग लेता हूं, हम लोग मिलकर बात करते हैं, लेकिन जो हमारे और जो लोग हैं, जैसे कॉल सेंटर के जो आदमी हैं और जो एडिटिंग के लोग हैं, उनको मैं ब्रीफ करता हूं कि यार तुम ऐसे ऐसे करो। ब्रीफिंग मतलब ब्रीफ करना, विवरण लेके ब्रीफ करना, उनको ब्रीफ करना, उनको बेहतर के सजेशन देना, इसी को कहते हैं ब्रीफिंग, राइट। यानी विवरण लेकर उसको बेहतरी के लिए सजेशन देना ब्रीफिंग कहलाता है। ब्रीफिंग में भागीदारी को अनुसंधान के उद्देश्य बताना शामिल है। क्या है? ब्रीफिंग में भागीदारी को अनुसंधान के उद्देश्य बताना शामिल है। देखो अगर मैं मान लो अपना प्रोफेसर की मीटिंग ले रहा हूं, तो मैं अपना प्रोफेसर के बारे में ये उद्देश्य तो बताऊंगा ना कि भाई हमारा लक्ष्य ये है, हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम एजुकेशन पहुंचाएं और वो भी सबसे कम प्राइस में। हम उतनी ही प्राइस लेंगे या जितनी प्राइस हम टीचर्स को सैलरी दे रहे हैं, जितनी भी और टीम मेंबर हैं उनको सैलरी दे रहे हैं, या हमारी जो टेक्नोलॉजी का जो खर्चा है वो निकल जाए, यानी कि हम नॉमिनल चार्ज में, और हम भी एक एज ए संस्था सर्वाइव करते रहें, एक नॉमिनल चार्ज में हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना हमारा उद्देश्य है। अगर मैं ये चीज आप उन लोगों को ब्रीफ करूं तो ये बात सही है गलत है? भाई ये बात सही है ना? फिर तो
मेरी बात समझो, मेरी बात ध्यान सुनो कि हम एक संस्था है, अपना प्रोफेसर, हम यहाँ पर आप लोगों को यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी इन सब के लिए टीच करते हैं। हमारे समकक्ष, फिर से दोबारा समझो, आ जाइए, फिर से मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं ताकि आपको चीजें अच्छी अच्छी तरीके से समझना। डीप फ्रेमिंग, देखो ये अपना प्रोफेसर है, ये अपना प्रोफेसर क्या है? संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है? इसका काम है आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। मैं इस संस्था का, डॉक्टर लोकेश वाली क्या, फाउंडर है। मैं इसका क्या हूं? फाउंडर हूं इस संस्था का। अब मेरे अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग वाले लोग, वाईटी क्लास वाले लोग जो क्लास बनाते हैं, इसके अलावा वाईटी थंब वाले और कॉलिंग वाले। ये मान लो इतने सारे लोग मेरे भी अंडर में काम करते हैं और साथ ही टीचर भी। अब मैं क्या करता हूं, इनको और समझाने के लिए दिन में तुमने क्या क्या काम किया, इसके लिए इनके लिए मीटिंग लेता हूं। इसको होता है ब्रीफ, डीब्रीफिंग। और ब्रीफिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज को और बेहतर अपने उद्देश्य अगर समझाएंगे, भाई मेरा काम ये है, हम इस तरीके से काम करेंगे, इसे कहते हैं ब्रीफिंग। ठीक है, तो इससे हमको पता लग गया कि भाई हमारा उद्देश्य, हमारा यहां पर यहां पर क्या है, हमारा सही है। अब देखो, भागीदारों की डीपरिंग अध्ययन के आरंभ में होती है। नहीं, अगर आप विवरण लोगे तो अध्ययन के आरंभ में थोड़ा ना विवरण ले लोगे, विवरण तो बाद में लोगे ना, कि आज क्या क्या हुआ। जैसे मैं आपकी डीब्रीफिंग करूं, कि मुझे पूछो कि तुमने आज क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ा, तो ये कब होती है साथियों? ये होती है प्रारंभ में, नहीं होती। तो इसलिए क्या हो गया? इसका आंसर हो गया साथियों 3। कथन ए सही है लेकिन कथन 2 गलत है। अब देखो कितना सरल हो गया ना। देखो जब आपको समझ आ जाएगी, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, अगर आपको डीब्रीफिंग का मतलब पता होता ना तो ये क्वेश्चन आप सही कर देते। एग्जामिनर आपको लैंग्वेज के आधार पर ही फंसा रहा है, इसलिए आप सही जगह आए हो, क्योंकि जो व्यक्ति आपको इस समय टीच कर रहा है वो शब्दों का बहुत अच्छा स्टूडेंट है। यानी मेरे पास जो मैं व्याकरण का या शब्दों का बहुत अच्छा छात्र रहा हूं, मुझे ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से आती हैं और वही चीजें मैं आपको समझाऊंगा एज ए शिक्षक के तौर पर। मैं साथियों, आपको पता है कि मैं हिंदी का ही शिक्षक हूं, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से इन चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझा सकता हूं। क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम की क्लास में जाते तो आपको कोई इस तरीके से नहीं समझाता, क्योंकि उनको ये लगता, अगर मान लो यही क्वेश्चन कोई इंग्लिश मीडियम की क्लास में आप पढ़ रहे होते हैं, तो टीचर हिंदी में बोलता है लेकिन उसको लगता है तुम ब्रीफिंग का मतलब जानते हो। उनको ये लगता है कि तुम डीप ब्रीफिंग का मतलब जानते हो। वो बार बार डीप ब्रीफिंग बोलता, लेकिन वो तुम्हारे माथे से ऊपर जाता। और जब तुम कमेंट करते हैं ना, सर डीप ब्रीफिंग का मतलब बतला दो, जैसे ही हम मतलब लिखते MATLAB SAMJAD समझा दो, वैसे ही वो जान लेते कि अरे यार चल जाने दो, और वो आपका जवाब भी नहीं देते। इसलिए हमको जितने भी हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, मैं मानता हूं उनके पास कंटेंट की बहुत कमी है। ना हमारे पास अच्छी किताबें हैं, ना अच्छी क्लासेज अवेलेबल हैं हिंदी मीडियम के लिए। मैं ये भी जानता हूं कि जितने भी मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स चलते हैं वो इंग्लिश मीडियम के लिए चलते हैं, हिंदी मीडियम के लिए नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि अंतिम रूप से जो सही शब्द माना जाएगा वो अंग्रेजी का ही माना जाता है। इसलिए मैं हमेशा पुरजोर कोशिश करता हूं कि मेरी क्लास में मैं हिंदी के विद्यार्थियों का पक्ष लेते हुए पढ़ाऊं। और बिल्कुल मैं खुलकर इस बात को कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि मैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए समर्पित, उनका पक्ष रखते हुए पढ़ाता हूं। मेरे यहां पर जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे राजनीतिक विज्ञान हो, चाहे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र हो, चाहे और कोई विषय हो, ये सारे, या चाहे होम साइंस हो, ये सारे विषय आपको हिंदी मीडियम के समर्पित होकर ही पढ़ाए जा रहे हैं। ओके, इसलिए मैं आपको नोट्स भी हिंदी में प्रोवाइड करवाऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा भी हिंदी में। और हिंदी वाले किसी से कम नहीं है,
ये तुम भी समझ लो और तुम भी समझ लो। तुम भी, एक आप और एक वो भी समझ लें कि हिंदी मीडियम और हिंदी वाले किसी रूप में कमजोर नहीं है, क्योंकि उनके साथ डॉक्टर लोकेश वाली खड़ा हुआ है। सही आंसर, डी फ्रीमिंग का अर्थ समझा दिया। सही आंसर 3 हमको यहां पर समझ आ गया, चिंता ना करो। थैंक यू गाइस। ओके, देखो लैंग्वेज के आधार पर नहीं उलझना है, मेरे साथ आप बने रहोगे एग्जाम तक। एग्जाम तक देखो, अभी आपने बहुत कम क्लास की है मेरे यहां पर। एग्जाम तक आपको मैं हर एक चीज सिखाने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित के पैमानों में, पैमाने का मतलब होता है पैमाना, जैसे पैमाना तो आप जानते ही हो। निम्नलिखित मापन पैमानों में से किसी अपेक्षा का श्रेणीगत संभव नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाकर पढ़ो और चीजों को समझ पाओगे। मैं समझा दूंगा अर्थ सबका। क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है? सब लोगों ने ए आंसर दिया है। देखो, आपको लैंग्वेज के आधार पर फंसाया जा रहा है, तुम ट्रैप में मत आना। तुमको नहीं है का प्रयोग करके देखना है, कौन सा नहीं है। अब एक बात समझाते थे, हम नहीं है को काट देते हैं। अब बताओ, निम्नलिखित पैमाने निम्नलिखित मापन के पैमानों में से किसमें प्रेक्षण का श्रेणी क्रम संभव है? आप किसमें किसी को श्रेणीबद्ध कर पाओगे? आइए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। क्रम सूचक, क्रम सूचक का मतलब होता है 1 2, जैसे कोई क्रम से जा रहा है, जैसे जैसे कोई क्रम से जा रहा है कि सबसे पहले वो क्या जाएगा, जैसे ये कोई सीडी बन रही है, ये क्या है सीडी बन रही है, तो पहले वो इस सीडी पर जाएगा, फिर वो इस सीडी पर जाएगा, इस सीडी पर जाएगा, इस सीडी पर जाएगा। तो क्या इसको हम श्रेणी क्रम कर सकते हैं? क्या हमको श्रेणी में रख सकते हैं इसको? मुझे बताओ, क्या इसको हम श्रेणी में रख सकते हैं? हाँ या ना का जवाब दो। अरे वो क्वेश्चन छोड़ दो, पहले पहले क्वेश्चन को छोड़ दो, इसका जवाब दो। क्या हम क्रम सूचक को श्रेणी में रख सकते हैं? मुझे हाँ या ना का जवाब चाहिए। क्या क्रम सूचक को श्रेणी में रख सकते हैं? रख सकते हैं, बहुत बढ़िया। एक हो गया अंतराल। अंतराल का मतलब होता है कुछ समय बाद, फिर कुछ समय बाद, फिर कुछ समय बाद, जैसे 30 मिनट, मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। क्या इनको हम श्रेणी क्रम कर सकते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्या ये श्रेणी क्रम कर सकते हैं? इनको कर सकते हैं, यानी अंतराल को भी श्रेणी क्रम कर सकते हैं। एक है साथियों अनुपात। क्या है अनुपात? जैसे 1:2:3:4, यानी इनको भी हम श्रेणी क्रम कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, यानी इसको भी हम श्रेणी क्रम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास सवाल क्या है? हमारे साथ एक श्रेणी क्रम संभव ही नहीं है। किसका? किसी का श्रेणी क्रम संभव ही ना हो तो? अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे ये कहूं कि ये पानी है, तुम इसको श्रेणी क्रम कर पाओगे?
क्या पानी को श्रेणी क्रम कर पाओगे? क्या आप आग को श्रेणी क्रम कर पाओगे? क्या आप हवा को श्रेणी क्रम कर पाओगे? ये वही शब्द है। बस आपको लॉजिक भी खंगाल कर रखना है। इसलिए कहता हूं कि सवाल को तुम जल्दीबाजी में मत पढ़ो, सवाल को धैर्य के साथ पढ़ो। देखो, मैं हमेशा जब भी एक बात कहता हूं, तुम दो रणनीति काम में लेके चलते हो। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि गुरुजी आप बार बार ये कहते हो कि सवाल को धैर्य के साथ आराम से पढ़ो, पर हमारे पास तो केवल 1 ही घंटा है। आपके मन में ये भी मासूम सवाल उठ रहा होगा। चलिए, इसका भी एक समाधान मैं आपके सामने कर देता हूं। हमारी जो नेट की एग्जाम होती है ना, वो टोटल टाइम कितना होता है? टोटल टाइम होता है 3 घंटे। और वो 3 घंटे कैसे बटे हुए हैं? वो 3 घंटे बटे हुए पेपर वन। पेपर वन का कितना घंटा? 60 मिनट। पेपर टू सब्जेक्ट 120 मिनट। देखो, एक लॉजिक होता है, स्मार्ट वर्क ना दुनिया का सबसे बेहतरीन वर्क है। इस चीज को समझो। अब आपको लग रहा होगा कि सर हमारी तो यूजीसी नेट की एग्जाम, हमारी तो नेट की एग्जाम 3 घंटे की होती है, मतलब 60 मिनट की होती है। आप अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो मैथ भी करनी है, रीजनिंग भी करनी है, डीआई भी करनी है, रिसर्च भी करना है, पद्यांश भी पढ़ना है। गुरुजी बहुत कम टाइम है, इसलिए हम जल्दी जल्दी करेंगे। चाहे भला ही क्वेश्चन गलत कर दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन जल्दी जल्दी। अरे तुमको ऐसा नहीं करना है। आपको यहां पर स्मार्ट बनना होगा, स्मार्ट लर्निंग करनी होगी। कैसे स्मार्ट बनोगे? आइए देखो, क्या होता है, ये पूरा ना पेपर एक साथ लगता है। कोई भी आपसे ये नहीं कहता कि तुम इसको 1 घंटे में ही निपटाओ। देखो, जब भी आप पेपर टू करते हो ना, पेपर टू की कंडीशन होती है। जैसे आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हो, या आप यहां पर आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है मुझे बताओ। सारे लोग एक बार, सब लोग कमेंट करो कि मेरा सब्जेक्ट क्या क्या है। सारे लोग, सारे लोग अपना अपना सब्जेक्ट करो। मैं कमेंट करो, मैं पढ़ रहा हूं नीचे। एक तो आप में से जितने भी लोग हैं जो सब्जेक्ट का नाम लिख रहे हैं, वो नीचे वो हमारे थ्योरी बैच ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि थ्योरी बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। आइए, अब आपको क्या करना है, आप एक बात सोचो कि चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका होम साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने ये नहीं देखा सेकंड पेपर का जो क्वेश्चन है, या तो आपसे आएगा या आपसे नहीं आएगा। देखो, टाइम नहीं लगेगा उसमें। जैसे आपने पढ़ा, या तो आप उसको जानते हो या उसको आप नहीं जानते। जैसे आपका इतिहास सब्जेक्ट है, इतिहास सब्जेक्ट में लिखा कि अकबर ने फलाना काम क्यों किया। अब उसमें कोई मैथ का सवाल तो है नहीं कि आप टाइम लगाओगे। या तो वो आपसे आएगा या वो आपसे नहीं आएगा। इट्स दैट सिंपल। ज्यादा से ज्यादा 2-4 सेकंड सोच लोगे यार उसके बारे में, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड सोच लोगे उसके बारे में, पर इससे ज्यादा नहीं सोचोगे ना। तो 120 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए, 60 क्वेश्चन 60 मिनट 50 प्रश्न के लिए, 120 मिनट 100 प्रश्न के लिए। देखो, मेरी रणनीति ये कहती है, और मैं हमेशा बच्चों को ये सजेस्ट करता हूं कि आप ऐसा करो कि ये जो 60 मिनट है ना, यहां से 30 मिनट चुरा लो इसमें से, क्योंकि वहां हम आराम से 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि हमको वहां ज्यादा समय नहीं लगता है। या तो हम क्वेश्चन को जानते हैं या हम क्वेश्चन को नहीं जानते। तो मैं हमेशा कहता हूं कि पेपर वन को तुम 90 मिनट में करो, और पेपर टू को भी तुम 90 मिनट में करो। अगर आपने यहां पर 30 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए ना, तो इससे तुम गर्दा उड़ा दोगे। तुम मैथ अच्छे से कर पाओगे, तुम रीजनिंग अच्छे से कर पाओगे, तुम डीआई में कोई हड़बड़ी नहीं करोगे, तुम पद्यांश को पढ़ते हुए हड़बड़ी नहीं करोगे,
तुम रिसर्च को करते हुए हड़बड़ी नहीं करोगे और आराम आराम से सोच सोच कर भी तुम 50 क्वेश्चनों को 90 मिनट में कर लोगे। और जो हमारा पेपर सेकंड है उसको तुम आराम से 90 मिनट में फोड़ दोगे, क्योंकि या तो हमसे क्वेश्चन आएगा या क्वेश्चन हमसे नहीं आएगा, दैट्स इट। और दिमाग लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं है। ये रणनीति से मैंने अब तक सैकड़ों बच्चों को जेआरएफ करवाई है, क्योंकि बच्चा सवाल जानता है, आंसर जानता है, लेकिन समय के अभाव में उसको लगता है कि एक घंटे में करना है, और इसके चक्कर में पेपर 1 को वो गलत करके आ जाता है। ये अलग अलग नहीं होता है। आई रिपीट, मैं फिर से कह देता हूं, ये दोनों पेपर अलग अलग समय पर नहीं होते, एक समय ही होता है 3 घंटे का, उसी में पेपर 1 उसी में पेपर 2 करना होता है। ओके, तो ये आप समय लेकर करना, इस चीज का ध्यान रखना। 90 मिनट में कर लोगे तो आराम से इस क्वेश्चनों को आप कर पाओगे। मेरी बात से सहमत हैं? देखो, युद्ध जो है ना, वो ज्यादा भारी तलवार से नहीं जाता सकता कि आपके पास बहुत भारी तलवार है, तुमने युद्ध जीत लिया। नहीं, युद्ध जीतने के लिए तुम्हारी चपलता, कार्य कुशलता और तुम्हारी रणनीति ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादा भारी तलवार की आवश्यकता नहीं होती, कि आप कैसी रणनीति बनाते हो और किस तरीके से रणनीति बनाते हो, यह जरूरी है। आपने देखा होगा, जैसे क्रिकेट का खेल है, विराट कोहली कितना तगड़ा क्रिकेटर है, एमएस धोनी कितना तगड़ा क्रिकेटर है ना? इनको कोच की आवश्यकता क्यों है फिर? अगर ये सोचने लगे कि यार हमको इनको कोई क्रिकेट खेलना सिखाएगा क्या, ये तो खुद ऑलरेडी क्रिकेट के बादशाह है, लेकिन तब भी इनको कोच की आवश्यकता होती है। अगर उनके मन में ईगो आ जाए कि यार हमको कोच की क्या आवश्यकता, हम तो इतने तगड़े शतक बना दिए, हमने तो ये सब कर दिया, तब भी कोच होता है, और वो हर स्पोर्ट्स में होता है। इसीलिए एक अच्छे कोच, अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में जो चलता है वो हमेशा आगे बढ़ता है, क्योंकि जहां से आप सोचते हो ना, उससे हम हजारों कदम आगे सोचते हैं। इस बात का ध्यान रहे। इसलिए साथियों, हमको एक अच्छे कोच, अच्छे मेंटोर, अच्छे टीचर के निर्देशन में ही आगे बढ़ना है। कभी कभी हमको ये भ्रम होता है कि सर नोट्स दे दो हमको, हम तो पढ़ लेंगे। अरे नोट्सों से कुछ नहीं, किताबों का भंडार है, तुम किताब खरीद के पढ़ लो। अगर फिर तो अक्षर ज्ञान करा देती सरकार बच्चों को, अक्षर ज्ञान हो गया, किताब पढ़ना सीखा, स्कूल बंद, बेटा आप घर पर से तैयारी करो। ये कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी खोलने की जरूरत क्या थी? लाखों सैलरी देने की जरूरत क्या थी शिक्षकों को? एक निर्देशन, एक डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए। ओके, तो ये युद्ध से कम नहीं है। ये एग्जाम, नेट के एग्जाम युद्ध से कम नहीं है, बहुत तगड़ी एग्जाम है भाई, ये हल्की एग्जाम नहीं है। इसको हमको इसी तरीके से फोड़ना है। क्वेश्चन मिक्स होते हैं या बेटा मिक्स नहीं होते क्वेश्चन, पहले पेपर 1 होता है और फिर पेपर 2 होता है। ये भ्रम नहीं है, ये तो आपका मन का भ्रम है। पहले पेपर 1 के क्वेश्चन आते हैं 1 से लेकर 50 तक, फिर 51 से लेकर 150 तक क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर 2 के। ओके, तो इस तरीके से हम पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, चिंता ना करो, एग्जाम तक मैं आपको बिल्कुल बहुत हाई लेवल तक पहुंचा दूंगा लगातार। शुरू करें, अगला क्वेश्चन साथियों पढ़ते हैं। तो ये रणनीति आपको ध्यान में रखनी है कि हमको 90 मिनट में क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लेने हैं। घबराना मत कि भाई 60 मिनट निकल गए, हमको 1 नंबर पेपर हमारा कंप्लीट, घर बनाना मत। 80 मिनट में हो जाए, 90 मिनट में हो जाए, पर पेपर 1 अगर आ रहा है ना, तो ये कहता हूं कि तुम 50 क्वेश्चनों में से कम 45 फोड़ कर आना। 45 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, और होंगे, क्योंकि आप अपना प्रोफेसर के साथ जुड़े हो, अब आपके होंगे। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो अब तक जो हमने क्वेश्चन समझाए थे, इन सभी क्वेश्चनों में थोड़ी सी लैंग्वेज के आधार पर दिक्कत कर दी, जबकि मैंने वही क्वेश्चन, सारे वही क्वेश्चन है साथियों जो मैंने आपको ब्रीफ करवाए थे।
ओके गाइज, चलिए। सर एग्जाम देने से पहले क्या पूरा क्वेश्चन एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ ले चाहिए या डायरेक्ट फाइनल आंसर तक? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कभी गलती मत करना। ऑफलाइन जो पेपर होता है उसमें, ये नहीं खाऊंगा फ्रूटी, हाँ, ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें तो हम पन्ना पलट कर देख भी लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में गलती मत करना कि एक एक क्लिक कर करके आप पूरा पेपर देख लो फिर क्वेश्चन शुरू करो। ऐसी गलती बेटा आपको नहीं करनी है। सर जब आप पढ़ाते हैं तो हमें नींद भूल भी जाती है? नींद नहीं आती है आप लोगों को? अरे सोना नहीं है भाई। हाँ, ये काम कभी नहीं करना है, जान रहे कि पूरा पेपर एक बार देखने लगे। आप तो जैसे आई एक नंबर शुरू कर दो। ओके गाइस, देखो, एक उचित रणनीति के साथ युद्ध जीता जा सकता है। आपने पता होगा इतिहास के विद्यार्थी कितने हैं? भारत में लोधी साम्राज्य हुआ करता था, बहलोल लोधी। किसी ने बहलोल लोधी का नाम सुना है? राणा सांगा, ये बहुत तगड़े लीडर आदमी थे, तगड़ी सेना थी इनके पास में, वीर लोग थे। बाबर आया थोड़ी सी सेना लेकर, अच्छी रणनीति के साथ, तोप वगैरह लेकर आया। तोप, पहली बार भारत देश में तोप आई, तोप बाबर लेकर आया, सब लोगों को तबाह कर दिया। जो लोग मगन होकर घूम रहे थे ना, सब तबाह हो गए। आप लोग भी तोप बारूद लेकर जाओगे, एक अच्छी रणनीति के साथ सबको तबाह करके आओगे, समझे? निकिता कह रही है कि सर मैंने अपने अलार्म में आपका जो मोटिवेशन वाला है ना, रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत, उसको फिक्स कर लिया है। जय हो भाई निकिता, जय हो निकिता जायसवाल। जो मैं क्लास में बोलता हूं कि रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, तो इसको लगा लिया है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू खान साहब, जोश भर देते हो, थैंक यू। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल मिलेंगे, कल की क्लास में, और 1 बजे से वो सभी दोस्तों की क्लास होगी जो हमसे हिंदी के लिए जुड़े हैं, पेपर 1 के लिए जुड़े हैं। पेपर 1 तो हमारा हो गया ना, अच्छा, सब्जेक्टिव क्लास के लिए जुड़े हैं। ओल्ड क्लासेज में बहुत ज्यादा बोलते थे सर, अरे अभी भी बोलता हूं भाई। चलिए गाइज, इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद। तब तक हमेशा की तरह स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत कहते रहो। थैंक यू। मेरे 2 स्लोगन है, एक तो ये वाला, जय हिंद जय भारत कहते रहो, और दूसरा हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।